नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप सबके लिए एमपी टेट वर्ग 3 का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके। इससे पहले हम अपने चैनल पर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे सॉल्व करा चुके हैं। आज हम इसी सेगमेंट में चौथा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर फास्ट रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। प्रीवियस ईयर फास्ट रिवीजन सीरीज का ये चौथा पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और आप सबसे एक बार अनुरोध करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम एमपी टेट वर्ग 3 के 6 मार्च 2022 को सेकंड शिफ्ट में हुए पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस पेपर को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी का पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन आप सबके समक्ष ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम डैश प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका निरर्थक शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष डैश है। तो सबसे पहले आपको पता है सुबी पाली में सुनना आता है, तो सबसे पहले बी, यानी कि अनिवार्य क्या है, बी। अगर कोई बच्चा सुनेगा नहीं तो आगे के कौशल होना प्रारंभ नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कविता के रसानुभूति करना है। उसमें जो काव्य की शोभा होती है उसको अनुभव करने के लिए ही कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, मातृभाषा का अर्जन बच्चा डैश डैश डैश। तो साहित्य से करता है या संस्कृत से करता है, व्याकरण नियमों से करता है या पुस्तक से करता है। तो साहित्य से करता है। मातृभाषा का अर्जन बच्चा साहित्य से करता है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, एकांकी पाठ मुख्यतः किस में सहायता करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका, जो कि है आपका उपयुक्त में से सभी, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, इसका राइट आंसर है। एकांकी पाठ मुख्यतः किस में सहायता करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने को बल देती है। यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं, तो यानी कि प्रत्यक्ष विधि आंसर हो जाएगा इसका, बिना हम इसमें मातृभाषा का उपयोग करके दूसरी भाषा को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की क्षमताओं स्तरों के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यानी हमें अगर होमवर्क देना है तो सबसे पहले बच्चे की एबिलिटी को देखना चाहिए कि बच्चा क्या वो होमवर्क कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम 5 क्लास के बच्चे को होमवर्क दे रहे हैं और उसे हम 8 या 9th क्लास के बच्चे के स्तर का होमवर्क दे दें। तो हमेशा गृह कार्य देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की क्षमता क्या है और बच्चे का स्तर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निबंध रचना में इनमें से इनके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है विचारों की नम्रता के संबंध में किस पक्ष में से है। तो ये जो आपके कला पक्ष और भाव पक्ष हैं, ये कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो किस अनुभव के साथ विद्यालय आते हैं। तो जाहिर सी बात है, कक्षा 1 की बात की जा रही है दोस्तों, तो उससे पहले वो बच्चे या तो घर में रहे होंगे या परिवार में रहेंगे। तो घर, परिवार और परिवेश, इनके आसपास के जो माहौल है उनके साथ जो बोले जाने वाले शब्द हैं उन्हीं के साथ वो स्कूल आते हैं। सबसे पहले वो अपने घर परिवार से ही जो भी कुछ सीखते हैं वो सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं दोस्तों। कक्षा 1 और 2 की शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। तो सबसे जरूरी क्या है, अर्थ के साथ हो और उद्देश्य के लिए हो, पर्पज होना चाहिए किसी भी चीज का। ये इसका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 11 पर, बच्चों में सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या है। तो प्रभावपूर्ण परिवर्तन जो भी होता है वो व्यवहार परिवर्तन होता है। जब बच्चा कुछ सीखता है तो निश्चित ही तौर पर उसे इंप्लीमेंट करता है अपने बिहेवियर में और उसके व्यवहार में उचित परिवर्तन हो जाता है। यही हम अधिगम के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भाषाई
कौशल में अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। जब हम भाषा में कोई चीज बोलते हैं, अगर हम उसमें मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग कर दें तो हमारा जो बोलने का तरीका है, अभिव्यक्ति का तरीका है, वो काफी अट्रैक्टिव हो जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है अगर हम मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधूरी कहानी को पूरा कर सुनना और लिखना। ये सबसे उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी से ज्यादा साहित्य पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर ए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पाठ पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हो जो डैश डैश डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हो, यानी कि पाठ के अंत में ऐसा अभ्यास हो। यांत्रिक अभ्यास का मतलब है उसको रिपीटेशन करें, यानी जो हमने अभी पढ़ा है उसका हम रिवीजन कर लें, ऐसी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए पाठ पुस्तक के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रयोग क्या करता है? भाषा शिक्षक को रोचक बनाता है, बिल्कुल सही बात है। संकल्पनाओं और विषयों को स्पष्ट करने में मदद करता है, बिल्कुल। अगर हम अधिगम सामग्री का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए हम किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, अगर उसमें हम चार्ट दिखा देंगे, मान लीजिए किसी चित्र को दिखा देंगे, तो ये सब क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री ही तो है। तो इससे क्या है, जो संकल्पनाएं हैं, जो उसके टॉपिक्स हैं, वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराते हैं। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं और उनके लिए अधिगम सामग्री का उपयोग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये तीनों ही सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। 15 के बाद आप 16 पर चलते हैं। 16 में आपके एक पोएम दी गई है दोस्तों, तो हम ये पोएम रीड कर लेंगे और ये पोएम 2 पेजेस पर है, तो आप यहाँ पर और पॉज करके वीडियो यहाँ पर ये पूरी पोएम रीड कर लीजिए। आप लोगों के स्क्रीन पर है पोएम। इसके बाद हम चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों की रचयिता का नाम बताइए। ये जो पंक्तियां दी गई है ये किसने लिखी हैं? तो राइट आंसर है ऊपर आपका ए, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसकी रचना की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसी पोएम से दी गई है एक और प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ग्रामर भी पूछ लिया गया है। धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे लिखना, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे दौड़ना, तो ये सब क्रियाओं की विशेषता बतला रहे हैं, यानी कि क्रिया विशेषण। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं दोस्तों। 18 क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से चपल का अर्थ क्या है? तो चपल का अर्थ होता है गतिमान, यानी जो एक जगह पर ना स्थिर हो, गतिमान हो, उसे कहते हैं बड़े चपल हो, एक स्थान पर टिकते ही नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 19 क्वेश्चन पर। तो 19 क्वेश्चन में दोस्तों आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है? जब आप पंक्तियों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें कवि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आप इससे आसानी से आंसर दे सकते हैं। 20 क्वेश्चन पर चलते हैं, जो भी इसी से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रवि का पर्यायवाची नहीं है? रवि का पर्यायवाची दिनकर है, साथ ही साथ दिवाकर भी है और मार्तंड भी है, लेकिन नेपथ्य इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चंस के बाद उसके आंसर्स भी दिए गए हैं जो कि ऑफिशियल आंसर हैं, तो पहले आप ट्राई करें और बाद में उसके आंसर देखें, ऐसे हम आपसे आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो इसका अगला क्वेश्चन है आपका 21 का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निजवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण? तो निजवाचक सर्वनाम सलोनी तो अपने आप ही आती है, अपने आप ही खुद से ही आती है, तो निजवाचक सर्वनाम का इसमें प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 पर चलते हैं दोस्तों। 22 पर क्या दिया गया है? तो हम देखते हैं कि 22 पर लोकोक्ति कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। आपने काफी ये फेमस लोकोक्ति सुनी होगी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो ये इसका अर्थ आज जान लेते हैं दोस्तों। इसका अर्थ होता है इधर उधर की उल्टी सीधे प्रमाण एकत्र कर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न करना। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को प्रूव करने के लिए कहीं का भी कोई भी एग्जाम्पल देने लगते हैं, तब हम उनसे यही कहते हैं दोस्तों कि कहीं कहीं का रोड़ा, यानी कहीं की बात है और हम कहीं जोड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। 23 पर चलते हैं।
23 में दिया गया है किस ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान करके देवताओं को बचाया था। तो ये आपका पैसेज में आसानी से आपको मिल जाएगा। दधीचि ऋषि ने अपना अस्थियों का दान किया था जिससे इंद्र का वज्र बना था, तो और देवताओं की रक्षा हुई थी असुरों से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दधीचि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है परोपकारी व्यक्ति होने के लिए क्या आवश्यक है। तो परोपकारी व्यक्ति होने के लिए सहिष्णुता आवश्यक है, यानी कि सभी को एक दृष्टि से देखना सहिष्णुता कहलाती है। सभी के लिए आप समान दृष्टिकोण रखें और यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 25। परोपकार के लिए महान व्यक्तियों ने क्या क्या किया, गलत वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से जो आपका राइट है, वृत्तासुर ने अपनी अस्थियों का दान किया। जी नहीं दोस्तों, महर्षि दधीच ने। असुर कोई अपने अस्थियों का दान क्यों करेगा, आप ऐसे ही आप इस ऑप्शन को आसानी से पहचान सकते हैं। महर्षि दधीचि ने अस्थियों का दान किया था, ये आपने अभी पढ़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। हलाहल का विरोधी शब्द नहीं है। विरोधी यानी कि अपोजिट। अपोजिट क्या नहीं है, अमृत इसका अपोजिट है बिल्कुल, सोम इसका अपोजिट है, और नीचे सुधा इसका अपोजिट। ये तीनों आपके अमृत के पर्यायवाची हैं, जबकि जहर इसका पर्यायवाची है, विरोधी शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में दिया गया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी में जो लिखा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सहिष्णुता, इस तरह से लिखा जाता है। 28 पर चलते हैं। मातृच्छा। मातृच्छा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मात्र में नीचे ता में रा आता है और इच्छा, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है शंकर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से शंकर का पर्यायवाची शब्द भूतेश भी है, शंभु भी है, नीलकंठ भी है, यानी कि मुकुंद नहीं है। मुकुंद विष्णु भगवान का पर्यायवाची होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 में देख लेते हैं दोस्तों। 30 में गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो गद्यांश का उचित शीर्षक पूछा गया है, तो गद्यांश का उचित शीर्षक है परोपकार। परोपकार पर ही पूरा ये पैसेज डिपेंड किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने हिंदी के आपके पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम अपने अगले पोर्शन पर चलेंगे। हिंदी के आपके कंप्लीट हो गए हैं। 30 में से आपके कितने आए हैं, 30 में से आपने कितने स्कोर किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। नेक्स्ट पोर्शन आपका ईवीएस का होगा, क्योंकि मैथ का पोर्शन हम एज यूजुअल स्किप करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है आपका क्विक रिवीजन सीरीज में कराना। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना घर पे। नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका ईवीएस का होगा, जो कि आपका 61 से 90 तक चलेगा, और उसके बाद आपके इंग्लिश और सीडीपी के पोर्शन शेष रह जाएंगे। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं आपका 61 क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 61। यहां से आपका ईवीएस का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका ईवीएस यहां से स्टार्ट हो रहा है। चलिए ध्यान से देखें, ईवीएस आपका लगभग सेम रहता है। एमपी टेट के ज्यादातर क्वेश्चंस आपके ईवीएस की पेडागोजी तो लगभग मिल ही जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में दोस्तों का हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक का सफर। 61 में दिया गया है विश्व में किन दो देशों की बड़ी जनसंख्या में बांध है। तो भारत और चीन सभी जानते हैं विश्व के दो ऐसे देश जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। तो इसका आसानी से आप आंसर ए लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है झील में दूसरा कोशी स्तर कौन सा होता है। तो पहला कोशी स्तर और दूसरा कोशी स्तर, यानी पहला पादप प्लवक होता है, दूसरा जंतु प्लवक होता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है दोस्तों कि गर्मी के कारण बल्ब का पिघलना, यानी कि तापमान का बढ़ना। त्वचा की तरह जैसे पृथ्वी की स्किन होती है, पृथ्वी का ऊपरी जो क्षेत्र होता है वो गर्म गैसों के कारण तपने लगता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर तेज गति से बढ़ना, ये ग्लोबल वार्मिंग का संकेत होता है। तो इसके लिए कौन सी गैस है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गर्म गैस है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपका 64 में दिया गया है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है। तो हेपेटाइटिस एक आपका लीवर जनित बीमारी है, आपका लीवर बॉर्न डिसीजेस है, लीवर में होता है हेपेटाइटिस। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 65। जल अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? जल, तो आपको जितने भी अधिनियम है दोस्तों सारे पढ़ लेने हैं। अगर आपको अधिनियम की पीडीएफ या कोई इससे संबंधित शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कमेंट में करके ले सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर इसी चैनल के प्रोफाइल पर है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से आप नंबर लेके आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ये ले सकते हैं। तो जितने भी अधिनियम है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टिकोण से, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। जल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में। राइट आंसर हो जाएगा 1974 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक शोर के कारण निकलता है? तो ज्यादा शोर के कारण कौन सा हार्मोन निकलता है? तो राइट आंसर है एड्रेनल। एड्रेनल हार्मोन यानी एड्रेनल हार्मोन ज्यादा शोर के कारण निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67 में देखिए क्या दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से है, तो हमें इसे एलिमिनेट करके निकालना पड़ेगा। तो पहला आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा आपका मूल्यांकन में सफलता बिल्कुल नहीं, मूल्यांकन से कोई लेना देना नहीं है प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि सारे लोगों को पास करना अनिवार्य कर दिया है। तीसरा है आपका विज्ञान की बुनियादी धारणा, विज्ञान आप प्राथमिक स्तर पर नहीं सिखाएंगे। और चौथा है आपका विद्यार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों को उनके सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण से जोड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि हमें प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाना है, यानी कि ईवीएस पढ़ानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल से घर जाते समय राहुल ने घास से बना घोंसला देखा। ऊपर नरम टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल और रुई थे। राहुल ने किन चिड़ियों का घोंसला देखा? देखिए घोंसलों की विशेषताएं देकर आपको चिड़िया का नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों भारतीय रोबन, इंडियन रोबन, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी की झाड़ में अपना घोंसला बनाता है? तो घर, ये होम टॉपिक है जो आपका, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि किस पक्षी का कहां पर घोंसला होता है और कहां के निवासी किस तरह का घर बनाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डब, यानी फाख्ता, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के अंदर छेद करता है? तो छेद करके कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि कॉपर स्मिथ बर्ड, लोहार पक्षी जिसे हम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। मार्बल कैंसर किसके कारण होता है? तो मार्बल कैंसर के कारण पूछा गया है, तो राइट आंसर है एसिड रेन के कारण मार्बल कैंसर होता है। एसिड रेन एक बहुत ही खतरनाक तरह की रेन है जिसमें अम्लीय वर्षा होती है और ये कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। चेरनोबिल दुर्घटना, चेरनोबिल एक दुर्घटना है, यूक्रेन में हुई थी ये दोस्तों चेरनोबिल दुर्घटना, जो कि दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी है मानव इतिहास में। जापान में हुए परमाणु हमले के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है परमाणु हमले के बाद चेरनोबिल त्रासदी। और ऐसी ही एक घटना भारत में हुई थी, क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी ऐसी केमिकल दुर्घटना है जो चेरनोबिल से मैच करती है जो भारत में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, परमाणु आपका न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, चेरनोबिल दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाख एक जटिल राल युक्त पदार्थ है जो कि एक सूक्ष्म कीट द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो जो लाख है उसे हम कहते हैं लेसिफर लक्का, लेसिफर लक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाख की चूड़ियां बनती हैं दोस्तों, आपने कई बार देखा भी होगा, तो ये लेसिफर लक्का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74। सहतूत रेशम डैश से प्राप्त होता है? तो सहतूत जो है वो किससे प्राप्त होता है ये आपको बताना है, तो राइट आंसर है आपका एपिस इंडिका, एपिस इंडिका से प्राप्त होता है। दोस्तों हमने अभी कुछ देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में चेरनोबिल की तरह कौन सी घटना हुई थी, तो उसका राइट आंसर है आपका भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी एक बड़ी दुर्घटना है जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिथ गैस के कारण दुर्घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, सॉरी इसका राइट आंसर आपका है बॉम्बे मोरी, सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67 में देखिए क्या दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से है। तो हमें इसे एलिमिनेट करके निकालना पड़ेगा। तो पहला आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा आपका मूल्यांकन में सफलता बिल्कुल नहीं, मूल्यांकन से कोई लेना देना नहीं है प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि सारे लोगों को पास करना अनिवार्य कर दिया है। तीसरा है आपका विज्ञान की बुनियादी धारणा, विज्ञान आप प्राथमिक स्तर पर नहीं सिखाएंगे। और चौथा है आपका विद्यार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों को उनके सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण से जोड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि हमें प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाना है, यानी कि ईवीएस पढ़ानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल से घर जाते समय राहुल ने घास से बना घोंसला देखा। ऊपर नरम टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल और रुई थे। राहुल ने किन चिड़ियों का घोंसला देखा? देखिए, घोंसलों की विशेषताएं देकर आपको चिड़िया का नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों भारतीय रोवेन, इंडियन रोवेन, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी की झाड़ में अपना घोंसला बनाता है? तो घर, ये होम टॉपिक है जो आपका, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि किस पक्षी का कहां पर घोंसला होता है और कहां के निवासी किस तरह का घर बनाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डब, यानी फाख्ता, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के अंदर छेद करता है? तो छेद करके कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि कॉपर स्मिथ बर्ड, लोहार पक्षी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71, मार्बल कैंसर किसके कारण होता है? तो मार्बल कैंसर के कारण पूछा गया है, तो राइट आंसर है एसिड रेन के कारण मार्बल कैंसर होता है। एसिड रेन एक बहुत ही खतरनाक तरह की रेन है जिसमें अम्लीय वर्षा होती है और ये कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, चेरनोबिल दुर्घटना। चेरनोबिल एक दुर्घटना है, यूक्रेन में हुई थी ये दोस्तों, चेरनोबिल दुर्घटना, जो कि दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी है मानव इतिहास में। जापान में हुए परमाणु हमले के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है, परमाणु हमले के बाद चेरनोबिल त्रासदी। और ऐसी ही एक घटना भारत में हुई थी, क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी ऐसी परमाणु केमिकल दुर्घटना है जो चेरनोबिल से मैच करती है, जो भारत में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, परमाणु आपका न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, चेरनोबिल दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाख एक जटिल राल युक्त पदार्थ है जो कि एक सूक्ष्म कीट द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो जो लाख है उसे हम कहते हैं लेसिफर लक्का, लेसिफर लक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाख की चूड़ियां बनती हैं दोस्तों, आपने कई बार देखा भी हो। सो दोस्तों हमें आप 74th क्वेश्चन पर, और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। शहतूत रेशम से प्राप्त होता है, तो कौन से रेशम से प्राप्त होता है शहतूत? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बॉम्बैक्स मोरी, बॉम्बैक्स मोरी इज दी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया था? आपको ईयर बतानी है, किस वर्ष किया था भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण? तो वो किया था 1974 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2022 में स्पेस एक्स मून मिशन के लिए फंड देगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है डॉग कोइन इसके लिए फंड देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, डैश राष्ट्रीय संचार व्यवस्था रेडियो प्रसारण डाटा संप्रेषण में सहायक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए एप्पल, एप्पल इसकी सहायक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं 78, यूनिस्पेस डैश वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष आयोजित किया गया था? यूनिस्पेस थाइड की बात हो रही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में मुख्य रूप से उगाने वाले मोटे अनाज कौन से हैं? तो कौन से इसके मोटे अनाज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 1 और 2 और 3, 1 2 3 ये तीनों देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 1 2 3 यानी कि आपका ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीनों भारत में उगाए जाते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर
लेसन पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80। क्रिकेट के खेल में पिच की लंबाई कितनी होती है? बच्चा बच्चा जानता है, जो भी अगर क्रिकेट से थोड़ा बहुत ही जुड़ा हुआ है। 22 गज की पट्टी होती है, 22 यार्ड जिसे कहते हैं, जहां पे क्रिकेट खेला जाता है। तो उसकी पिच की लंबाई पूछी गई है दोस्तों। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैदान की लंबाई नहीं पूछी गई है, जहां पे विकेट के बीच में दौड़ होती है, रनिंग करते हैं बैट्समैन रन पूरा करने के लिए, उस पिच की बात हो रही है, तो उसकी लंबाई होती है 22 यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81। डबल फास्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द यूज होता है टेनिस में ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे खेल खेलने का लाभ माना जाता है? किसे खेल खेलने का लाभ कौन सा है, यानी अगर हम खेल खेलते हैं तो क्या लाभ होते हैं हमें? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्थिरता में सुधार करता है। नॉट ओनली इट हेल्प इन फिजिकल फिटनेस बट आल्सो हेल्प इन मेंटल फिटनेस। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 83। एक शिक्षक के रूप में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है एक शिक्षक के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। योजना की सफलता और विफलताओं को समझने के लिए पाठ योजना पर चिंतन करें। आपने जो प्लानिंग की है, लेसन प्लानिंग की है, आप उस पर चिंतन करें कि अगर आप सफल हुए हैं तो क्यों हुए हैं, और असफल हुए हैं तो क्यों हुए हैं। दोनों के लिए आपको करनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। अगनात्मक विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है और निगनात्मक विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो आपको इसमें राइट बनना है कि आप क्या राइट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट। तो आपको पहले अगनात्मक विधि की बात करनी है। ठीक है, तो ये किससे बढ़ती है? सबसे पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है और फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है आपकी निगमनात्मक विधि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आपको इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखना है, क्योंकि हिंदी वाले में मिसप्रिंट है, आप इंग्लिश वाले से ही देख के इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 85। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी वाले में ऑलरेडी आंसर भर दिया गया है, बस इतना सा हुआ है। आंसर आपका सी ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 में संसाधन का अर्थ क्या है? क्या अर्थ होता है आपका रिसोर्सेज का? रिसोर्स का मीन्स दिया गया है। रिसोर्स का बेसिकली वैसे अगर हम मीन्स की बात करें तो रिसोर्स आर ऑल दो सब्सटेंस दैट फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। जितने भी हमारे बेसिक नीड को फुलफिल करने वाले वस्तुएं हैं वो सारी रिसोर्सेज में आती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। अगर वो इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं और हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, देन दे आर रिसोर्सेज। देखते हैं दोस्तों, इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है? कुछ ऐसा जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, हमारे लिए यूजफुल हो, वही रिसोर्सेज है जो कि आपका अभी मैंने बताया भी था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 86। यदि आप किसी शिक्षक के रूप में नदी और तालाब की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहते हैं तो आपको सर्वोत्तम परिणामों के लिए डैश कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप नदी या तालाब की यात्रा की व्यवस्था करें। जी हाँ, विजुअलाइज लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। अगर बच्चे वहां जाके खुद सीखेंगे तो सबसे बेहतर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 87 पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता स्थल नहीं है? जैव विविधता स्थल कौन कौन से नहीं है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स इसका ऑप्शन गलत है। जैव विविधता हॉटस्पॉट 4 है भारत में, 3 यहाँ पे दिए गए हैं और एक आपका सुंडालैंड है। चौथा आपका ऑप्शन जो है हॉटस्पॉट भारत में वो है आपका सुंडालैंड। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखना आप कि चौथा आपका सुंडालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 88। ओजोन रिक्तीकरण विश्व के लिए किस भाग में सर्वाधिक अधिक है? यानी कि किस जगह सबसे ज्यादा ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है, ओजोन परत में छेद हो रहा है। तो सबको पता है दोस्तों, ये साउथ पोल पर हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ओजोन परत की लंबाई नापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, मैं वो भी बता दूं, डॉप्सन में नापते हैं। डॉप्सन में इसकी लंबाई नापते हैं, इस परत की लंबाई, ओजोन परत की लंबाई डॉप्सन में नापी जाती है। ठीक है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 89 पर विश्व का पहला तेल कुआं कहां खोदा गया था? तो पहला तेल कुआं ऑप्शन नंबर ए आपका पेंसिल्वेनिया में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेंसिल्वेनिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक वो प्रदूषक होते हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट करें, और द्वितीयक प्रदूषक जो वो होते हैं जो किसी अन्य चीज के साथ मिलकर इंपैक्ट करें हमारे एनवायरमेंट को। तो ये दोनों का अंतर है। तो इनमें से प्राथमिक प्रदूषक कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक प्रदूषक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, भूतल ओजोन। ओजोन आपकी दो जगह पर पाई जाती है, जो भूमि के पास और ओजोन लेयर समताप मंडल में। तो जो भूमि पर पाई जाने वाली ओजोन है वो आपकी प्रदूषक तो है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, किसी अन्य गैस के साथ मिलकर वो वायुमंडल को प्रदूषित कर सकती है। ये आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने ईवीएस के 90 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो 61 से 90 तक के थे, और हमने ईवीएस का पोर्शन भी सॉल्व कर लिया है। हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें, जी हाँ दोस्तों, आप हैं हमारे YouTube चैनल दी ब्रेन बॉक्स के साथ, जहां आप सॉल्व कर रहे हैं एमपीटेट वर्ग 3 का चौथा PYQ सेट, जिससे आप अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। आपकी क्विक रिवीजन सीरीज के 3 सेट्स ऑलरेडी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, जो कि है आपका इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश में सबसे पहले आपकी पैसेज दिया गया है, तो पोएट्री है, तो पोएट्री का आप ये ध्यान से पढ़ लेंगे, अपने वीडियो को पॉज करके आराम से इसे रीड कर लेंगे। हम डिले नहीं करेंगे, क्योंकि हम शॉर्ट टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने के टारगेट के साथ इस सेशन को लेकर आए हैं। तो 91 पर चलते हैं दोस्तों सीधा। Which of the following is the most suitable title for the given passage, given poem? एक्चुअली पोएम का सबसे आपका सुइटेबल टाइटल क्या है? तो टाइटल एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, आपको करके ही जाना है प्रैक्टिस से संबंधित, जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्क्राइब किया गया हो वही आपका टाइटल होता है। तो ए जेंटलनेस एंड दैट ग्रोज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में आपका दिया गया है, and without one said look behind to die, what does the given line mean? इस लाइन का मीन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। one who courage to live without being sad to die, he can die without any fear, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द टोन ऑफ द गिवन पोएम? पोएम की टोन से भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ए लिटिल होपफुल। टोन का मतलब है किससे संबंधित है ये पोएम, तो होपफुल है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 पर चलते हैं, 94 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज रैमिंग? रैमिंग पूछा गया है, तो हाई और लाइट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बियर सेथ ये भी आपका नहीं मिल रहा है, रूट फ्रूट ये बिल्कुल एक सा रैम बर्ड मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 95 दोस्तों। 95 में क्या दिया गया है? 95 में क्वेश्चन दिए गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 95, ए पेशेंस विच द वर्ड कैन नाइदर गिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड? पेशेंस का अपोजिट पूछा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस इसकी राइट मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 96, ए हम्बल स्ट्रेंथ एंड रेडीनेस टू बियर। इसमें आपका व्हाट डज द वर्ड हम्बल मीन? हम्बल का मीन पूछा गया है, ऑर्डिनरी, नॉट स्पेशली, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। 107 में क्या दिया गया, 97 में क्या दिया गया है? ए पेशेंस विच द वर्ड कैन नाइदर गिव, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड विच? विच में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो सही आंसर है प्रोनाउन, विच आपका एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और साथ ही साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 98 में। 98 में क्या पूछा गया है? 98 में पूछा गया अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशियन? इनमें से कौन सा एक ओशियन नहीं है? तो अमेरिकन एक ओशियन नहीं है, बाकी पैसिफिक ओशियन होता है दोस्तों, अटलांटिक ओशियन होता है और आर्कटिक भी ओशियन होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया था। ध्यान से आप क्वेश्चन को रीड करेंगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय एग्जाम हॉल में, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चन ज्यादातर गलत होते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 पर चलते हैं। हाउ मच ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज
क्रिएटेड बाय ओशियन फोटोसिंथेसिस। ओशियन फोटोसिंथेसिस के द्वारा 50% यानी आधी ऑक्सीजन जो है वो हमारी ओशियन से ही आती है। जैसे 100 क्वेश्चन पर कर तो 100 क्वेश्चन में दिया गया है ओशियन वाटर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व गैसेस। गैसेस घुली हुई होती हैं ओशियन वाटर में, तो इनमें से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है ओशियन वाटर में? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तीनों पाई जाती हैं, जबकि मीथेन नहीं पाई जाती, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 101 पर चलते हैं। 101 में क्या दिया गया है? 101 के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। पैसेज आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो इनमें से क्या नहीं दिया गया है पैसेज में? सी ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 पर चलते हैं दोस्तों। 102 में दिया गया है सनलिट जोन आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये आपका एडजेक्टिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 103। 103 में क्या दिया गया है? एंड देयरफॉर इंटरगल्स का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है, जो आपका ए हो जाएगा, एडजेक्टिव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 104 में पूछा गया है कोस्टल वाटर दैट आर मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय ह्यूमन एक्टिविटी। सबसे ज्यादा अगर मनुष्य की क्रियाकलापों से कोई प्रभावित होता है तो वो समुद्र के किनारे का पानी होता है। इसमें पूछा गया है वैल्यूएबल का मतलब है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट मीनिंग का मतलब सिनोनिम्स पूछा गया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 105 में क्या दिया गया है? The ocean is subject to the numerous environmental thesis. Which of the following is the numerous line? numerous line का आपका अपोजिट वर्ड पूछा गया है, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा राइट सी, यानी फ्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। नॉट अटेंशन इज गिवन इज टू पंक्चुएशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, किस मेथड में पंक्चुएशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है? ठीक है, नो अटेंशन इज गिवन टू द पंक्चुएशन, वो है आपका जीटी मेथड्स, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 107। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। विदेशी भाषाओं को विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज, यानी मदर टंग का उपयोग करके हम किस भाषा में सिखाते हैं, किस मेथड में सिखाते हैं? वो है आपका डी, यानी डायरेक्ट मेथड में हम किसी भी मदर टंग का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 108। 108 में क्या पूछा गया है? इज सी गोइंग टू लंदन डैश सम बिजनेस फॉर और डैश हॉलीडे। इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 दोनों जगह 4 भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपका 109। 109 पर देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। 109 में क्या है? विथ ए डैश साइज सी फ्लोटेड द लेटर एंड पुट इट अवे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरोफुल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 110। आई डैश विश आई हैडंट इनवाइटेड हिम, तो ऑलमोस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 111। 111 में दिया गया है आई विल डैश बी होम बाय मिडनाइट तक मैं घर आ जाऊंगा, तो प्रोबेबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक संभावना व्यक्त की जा रही है दोस्तों यहाँ पे, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 112। डोंट बी डैश टू से व्हाट यू थिंक, तो राइट आंसर हो जाएगा अफेयर्ड, यानी डरना नहीं चाहिए, जो आप सोचते हैं वो आपको बोल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। द प्रोजेक्ट इज ए डैश बेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका टेरेबल, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 114। देयर वर सम रियली डैश क्वेश्चन इन एग्जाम, तो हार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 115। करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी effectively developed through which of the following, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 116। द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉलेज, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है? तो बोथ ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी कि द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया हैज बीन
टेक्स्ट ओरिएंटेड, किताबों से ही पढ़ाई जाती है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट रीड बाय पुटिंग फिंगर ऑन वर्ड, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी गिवन सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 पर देख लेते हैं। द ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग एंड गुड बाय आर पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? तो ये फेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 119। इन ए क्लासरूम ए टीचर गिव स्टूडेंट्स ए शॉर्ट स्टोरी टू रीड, द स्टूडेंट एज वेल एज द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू initiate the names of the character. The student will, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है स्कैन दी बुक, सबसे पहले वो स्कैन करेंगे और तभी उसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है आपका 120 जो कि इंग्लिश पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है टू टीच क्रिएटिव राइटिंग्स टू द स्टूडेंट, टीचर यूजेस मेनी टीचिंग मटेरियल्स to enhance their writing skills. Following are the set of required materials followed by the activity. Which is the best? कौन सा मटेरियल राइटिंग एक्टिविटी क्रिएटिव राइटिंग एक्टिविटी के लिए बेस्ट है? तो फ्लैश कार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। So guys, we have finished English portion also. Now we are going to start CDP. CDP will be from CDP will be from 121 to 150. 121 से 150 तक आपका CDP रहेगा। Sorry guys, due to some health issues, I was unable to upload videos regularly, so it was a hard times. I hope you will cooperate us and accept few errors if I made in this video. So if there happens, then definitely I apologize for that one, and I will try my level best to give you the best content in upcoming time. So follow my channel and share this video with your friends. Let's continue the last portion of this क्वेश्चन पेपर। चलिए शुरू करते हैं सीडीपी का ये सेगमेंट, सीडीपी का पोर्शन। तो 21 पर देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। महिला लिंग का निर्धारण होता है जब मिलते हैं, क्या मिलने से महिला का जन्म होता है, ये पूछा गया है आपका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब एक्स एक्स मिलते हैं, एक्स एक्स क्रोमोजोन, ये हमारे क्रोमोजोन्स हैं जिनके मिलने से हमारा गुणसूत्र, यानी कि जिनके मिलने से बच्चे की उत्पत्ति होती है। जब एक्स एक्स मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स और वाई दो प्रकार के क्रोमोजोन्स होते हैं जैसा कि आपको पता है। सामाजिकरण में मनोविश्लेषणात्मकवादी सिद्धांत के द्वारा दिया गया, आपको वैज्ञानिक का नाम दिया जाना है, नाम बताना है। तो मनोविश्लेषणवाद के जनक आप सभी को पता है कि फ्राइड हैं। फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का जनक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 123 पर। वहां जहां विचार प्रारूप भाषा से प्रभावित होते हैं डैश कहलाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषाई निर्धारण। भाषाई निर्धारण इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 124 पर। 120 पर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 124 में दिया गया है जाति निर्धारण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो जाति निर्धारण का आधार जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता है हमारे देश में कि आपका जन्म किस समाज में हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जाति बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 छात्रों के व्यक्तिगत अंतर के संबंध में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विभिन्न प्रकार की सीखने की परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए। अगर छात्र अलग अलग प्रकार के हैं आपकी कक्षा में, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं आपके, तो आपको उनके लिए अलग अलग सीखने की परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 कक्षा में शिक्षक प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक योजना के लिए एक दृष्टिकोण है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, यानी कि मानव शक्ति दृष्टिकोण और सामाजिक मांग दृष्टिकोण दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में
ज्ञान की रचना करने और अर्थ निकालने की क्षमता होती है। इस दृष्टिकोण से एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी, क्या होती है? तो राइट आंसर है अनुदेशक की, यानी कि फैसिलिटेटर की। यानी बच्चे ऑलरेडी अपनी सीखने की कैपेसिटी रखते हैं, आपको बस उन्हें सुविधाएं देने की जरूरत है। सुविधादाता यानी कि फैसिलिटेटर की आवश्यकता है। ये आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोक्ता का विशेषता नहीं है? आपको नेगेटिव पूछा है दोस्तों, ध्यान रखना, नॉट लगा है इसमें। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यह केवल बाहरी प्रेरक वस्तुओं के कारण ही होती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की हो सकती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बच्चे के शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा शारीरिक विकास में नहीं आता है? सी, यानी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। ये आपका मानसिक विकास के अंतर्गत आता है, ना कि शारीरिक विकास के अंतर्गत। जबकि वजन, ऊंचाई, ये सारी शरीर में दिखाई देती है, यानी कि जो विजुअल परिवर्तन होते हैं वो आपके डेवलपमेंट में आते हैं, शारीरिक परिवर्तन में वो ग्रोथ में आते हैं, बाकी के आपके डेवलपमेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, निम्नलिखित में से कौन बाल उपचार के मनोवैज्ञानिक कारणों में से एक नहीं है? तो नेगेटिव फिर से पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरोजगारी इसका राइट आंसर है। बेरोजगारी इसका उपचार नहीं है कि आप बेरोजगार करते हैं तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएं, ये इसका आंसर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 पर चलते हैं। जब हम कुछ बच्चे को शिक्षा प्रणाली के बाहर करते हैं तो बाद के चरण में समुदाय में किसी भी उद्देश्य के लिए उन्हें डैश से डैश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बहुत मुश्किल और फिर शामिल करना पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, साथियों और शिक्षकों के साथ संतोषजनक संबंध बनाने या बनाए रखने में कठिनाई डैश की विशेषता है। किसकी विशेषता है, किसके कारण ऐसा होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औसत बच्चे संवेदात्मक और व्यवहारिक संबंधी विकार वाले बच्चे, यानी कि चिल्ड्रन विथ इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, जिनका इमोशनल डेवलपमेंट सही नहीं होता है, वो सबके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमे शिक्षार्थियों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षार्थियों की मानसिक आयु पर, उनके आईक्यू स्कोर पर नहीं, उनकी मानसिक आयु के आधार पर की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर 135, पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे एक महान वैज्ञानिक, एक महान शोधकर्ता जिनके क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं, तो उनके अनुसार विश्व में समस्याओं को समझने, सोचने और हल करने की बच्चों की क्षमता का विकास कैसे होता है? तो जाहिर सी बात है एक निश्चित क्रम में होता है, यानी कि उन्होंने कहा है कि असंतत तरीके से होता है, डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है, यानी कि पहले डेवलपमेंट होता है, फिर रुक जाता है, फिर होता है, फिर रुक जाता है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 136, निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए मनोवृत्ति के नियम का भाग है? मनोवृत्ति के नियम का भाग पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया जीव के संपूर्ण मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, ऐसा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 137 में पूछा गया है, डीबी के अनुसार जिन प्रक्रियाओं और सिद्धांतों से बच्चे के बाद के जीवन में मदद मिलेगी और जिसे शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है उपयोगिता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 138, यूनिवर्सल प्रशिक्षा विद्यालय आंदोलन 1834 के निम्नलिखित में से किस देश में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्रांस में। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 139 पर, निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव में दृढ़ विश्वास था और किसने कहा था कि पूरी तरह से आनुवंशिक रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता है? तो ये कहा था आपका अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि पर काफी रिसर्च की है और ये बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंट के क्षेत्र में काफी योगदान देते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, किस स्विस मनोवैज्ञानिक ने दिखाया कि बुद्धि प्राकृतिक अनुक्रम के चरणों का परिणाम और यह बच्चे और उसके पर्यावरण की बदलती बातचीत के परिणाम स्वरूप होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीन पियाजे ने ऐसा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 141, बुनियादी द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं? तो बुनियादी द्वंद्व 3 प्रकार के होते हैं, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक अभिप्रेरणा पर अधिक जोर देता है? तो जहां व्यक्तिगत जरूरतें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 143। जल्दी से क्विक टाइम में हम अब अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं, पूरे पेपर को सॉल्व करने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 143 में मौखिक और गैर मौखिक अभिव्यक्ति की अनुमति अनुमानित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 144। जहां तक संवेगों का संबंध है, किशोरावस्था एक बहुत ही डैश अवस्था है। कैसी अवस्था है किशोरावस्था? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड है किशोरावस्था, जिसको जो भी बनना होता है करना होता है वो इसी में बन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। एक अवधारणा की परिभाषा का प्रदर्शन करते समय एक शिक्षक समझा रहा है, वह शिक्षण का कौन सा प्रक्रम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंटरएक्टिव स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 146। शिक्षा शास्त्र के प्रति बाल केंद्रित दृष्टिकोण का ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यार्थियों की कुछ गतिविधियां स्वयं करने को कहें और आवश्यकता पड़ने पर उनका मार्गदर्शन करें, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 147। लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। लड़के और लड़कियों के लिए समान वातावरण का आप अगर प्रयोग करते हैं तो लैंगिक भेदभाव नहीं होगा, तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 148 पर। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? तो अनिवार्य शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो अनिवार्य शब्द का अर्थ है आपका बी, यानी कि एप्रोप्रिएट। उपयुक्त सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रवेश एवं उपस्थिति एवं समापन को सुनिश्चित करेगी, ऐसा सरकार का उद्देश्य था कि सभी लोग स्कूल आए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक बच्चे के बारे में कौन सा कथन सही है? सृजनात्मक बच्चे यानी कि जो कि बच्चे क्रिएटिव होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक सृजनात्मक बच्चा साहसिक नहीं होता है, जिसका निगेटिव पॉइंट है वो इसमें नहीं पूछा गया था, तो ये गलत बात है, वो साहसिक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, यानी हम अंतिम क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपने आज के इस क्लास के। तो आप बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास है और सबको इसकी आवश्यकता है। सभी लोग आराम से इस सेशन को देखें, और साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं, जो मैंने इससे पहले 3 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के पूरे सॉल्यूशन दिए हुए हैं अपने प्लेलिस्ट में, वो भी जरूर देखें। और ये चौथा आपका सेशन था। आगे भी आपको ऐसे ही पर डे हम एक देने का प्रयास करेंगे। एक सेशन आपको पर डे मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जिससे आप फास्ट वे में अपना रिवीजन कर सकें और एक आइडिया लगा सकें कि एमपी टेट में किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी योजना निःशक्तों के एमफिल और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं? तो उस योजना का नाम बताना है। तो उस योजना का नाम है राजीव गांधी अध्यक्षित योजना, यानी कि फ्लोशिप योजना, यानी कि सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें। सब्सक्राइब प्लीज, और साथ ही साथ इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में इसी तरह के एक और नए और अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तो आपकी ये जो फास्ट रिवीजन सीरीज है, जिसका पार्ट नंबर 5 आने वाला है, उसको आप तक पहुंचने में देर ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।